तो डंके की चोट पर अब IBN 7 और कोबरा पोस्ट की सनसनीखेज तहकीकात, पर्दाफाश एक राज्य का, उसकी सरकार में रहे मंत्रियों का, उनके हाथ से निकलती सरकारी जमीनों का, साथ में है जज, मंत्री और अफसर। पिछले साल 2 नवंबर को हमने आपको दिखाया था कि कैसे विवेकाधीन कोटा मंत्रियों की आदत या कहिए लत बन चुकी है। हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। हमने दिखाया था कैसे पिछले 10 सालों में पटनायक सरकार, नवीन पटनायक सरकार के मंत्रियों ने अपने कोटे से 10 जजों को जमीनें बांटी, अपने साथी मंत्रियों को बांटी और 28 आला अफसरों पर भी यही कृपा की। हमने अपनी तहकीकात जारी रखी। हमें पता चला कि मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे से 6 और जजों और कईयों के बच्चों को भी जमीन मिली। ये वो जमीन है जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक विधवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन मिली रसूखदार जजों को। देखिए कैसे पर्दाफाश 2 में। वही राज्य, वही इलाका, वही सत्ता सुख भोगते चेहरे, उनके अधिकार और उन अधिकारों का फायदा उठाते कुछ खास लोग। नए चेहरे जुड़ते गए और रसूख की नई दास्तान बनती गई। ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक तेजी से मेट्रोपॉलिटन शहर की शक्ल लेता जा रहा है। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और जमीन की कीमत आसमान छू रही है। 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 4000 रुपए तक पहुंच चुकी है। साफ है, प्रॉपर्टी के इस महंगे बाजार में आम आदमी की ज्यादा पूछ नहीं। यहाँ रहने के 2 ही नियम हैं, जेब भरी हो या फिर आप रसूखदार। ये पृष्ठभूमि बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से विवेकाधीन कोटे और उससे मिले फायदे नुकसान की कहानी शुरू होती है। हमारी पहली तहकीकात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उड़ीसा हाई कोर्ट के 10 सिटिंग और रिटायर्ड जजों को नवीन पटनायक के मंत्रियों ने बड़े बड़े प्लॉट बांटे। अपनी तहकीकात आगे बढ़ाने जब हम यहाँ वापिस आए तो कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी और भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी की दबी फाइलों में बंद कई और बड़े नाम हमारे सामने थे। कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA के अभिनव विडानासी प्रोजेक्ट एरिया का सबसे पॉश सेक्टर 11। सेक्टर में दाखिल होते ही पहला महलनुमा मकान है 111B41। बी कैटेगरी यानी 4000 स्क्वायर फीट का यह प्लॉट साल 2000 में नवीन पटनायक के शहरी विकास मंत्री रहे समीर डे ने अपने विवेकाधीन कोटे से जस्टिस प्रद्युमन कुमार मोहंती को दिया। मोहंती उस वक्त उड़ीसा हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे। ये वही जज हैं जिन्होंने 2 साल बाद यानी 2002 में एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि विवेकाधीन कोटे की जमीन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बांटी जा सकती है। यानी गरीब, जरूरतमंदों या फिर अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले ऐसे लोगों का हक जमीन पर बनता है जिनके पास रहने की जगह नहीं है। थोड़ी दूर पर ही प्लॉट नंबर 103B843 है। ये प्लॉट प्रद्युमन कुमार मोहंती की बेटी लिपि मोहंती के नाम है। लिपि को यह प्लॉट 2007 में शहरी विकास मंत्री रहे कनकवर्धन सिंह देव ने अपने विवेकाधीन कोटे से दिया, वो भी आवेदन के 1 दिन के भीतर। IBN 7 कोबरा पोस्ट के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि लिपि मोहंती ने पहले प्लॉट की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी। फिर 10 अगस्त 2007 को उन्होंने कनकवर्धन सिंह देव को लिखी एक और चिट्ठी में 24 घंटे के भीतर प्लॉट आवंटित करने के लिए शुक्रिया अदा किया। हाईकोर्ट के कई दूसरे जजों की तरह इस चिट्ठी में भी लिपि ने साफ किया था कि उन्हें कौन सा प्लॉट चाहिए, यानी उन्हें अपनी मर्जी की सरकारी जमीन चाहिए थी। सरकार ने कृपा भी की। वैसे सरकारी नियमों के मुताबिक परिवार में किसी एक का प्लॉट होने पर परिवार के अन्य सदस्य को दूसरा सरकारी प्लॉट नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ एक ही प्रोजेक्ट एरिया में पिता और बेटी दोनों को प्लॉट दिए गए और दोनों ही प्लॉट मंत्री जी के विवेकाधीन कोटे से दिए गए। सेक्टर 11 के सामने ये जगह है सेक्टर 10 के बड़े कमर्शियल प्लॉट्स की। फिलहाल ये प्लॉट्स खाली हैं, लेकिन CDA की आवंटन लिस्ट के मुताबिक यहाँ प्लॉट नंबर 10/6 CM 1520E उड़ीसा हाईकोर्ट के सिटिंग जज विजय कृष्ण पटेल के नाम है। पटेल को यह प्लॉट 2008 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और CDA चेयरमैन कनकवर्धन सिंह देव ने अपने विवेकाधीन कोटे से लिया। मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे से मकान लेने वालों में जस्टिस SK मोहंती का नाम भी है। कनकवर्धन सिंह देव ने अपने कोटे से जस्टिस SK मोहंती को भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी की महत्वाकांक्षी मल्टी स्टोरी परियोजना नेताजी सुभाष एनक्लेव में फ्लैट नंबर B1 अलॉट किया। मंत्री के विवेकाधीन कोटे से प्लॉट लेने वालों में सिविल जज भी शामिल है।
पटनागढ़ के सीनियर डिवीजन सिविल जज मोहम्मद अजमल ने जनवरी 17, 2008 को तत्कालीन शहरी विकास मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव को विवेकाधीन कोटे से प्लॉट देने के लिए चिट्ठी लिखी। सिंहदेव ने अगले ही दिन सीडीए अभिनव विडानासी प्रोजेक्ट में प्लॉट नंबर 133C928 जज अजमल को आवंटित कर दिया। फिलहाल सेक्टर 13 खाली पड़ा है। हालांकि सेक्टर के विकास का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पटनागढ़ कनकवर्धन सिंहदेव का विधानसभा क्षेत्र है और वो वहीं से विधायक है। मंत्रियों के कोटे से प्लॉट लेने में जुडिशियल अफसर भी पीछे नहीं रहे। 15 मई 2008 को जुडिशियल अफसर ज्ञान रंजन पुरोहित ने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव को प्लॉट के लिए चिट्ठी लिखी और सिंहदेव ने उसी दिन पुरोहित को सेक्टर 13 में प्लॉट नंबर 2D345 का तोहफा भी दे दिया। IBN7 कोबरा पोस्ट के इस तहकीकात पर्दाफाश पार्ट 2 में हम छठे जज का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मंत्रियों ने अपने गैर कानूनी कोटे से जजों के बच्चों को भी जमकर प्लॉट बांटे। जजों के बच्चों ने जिस प्लॉट पर उंगली रखी, मंत्री जी ने वो प्लॉट उनके नाम कर दिया। यहाँ हम आपको ये भी याद दिला दें कि विवेकाधीन कोटे के ये प्लॉट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक गरीबों, विधवाओं और जरूरतमंद लोगों को मिलने थे। नवीन पटनायक के मंत्रियों ने विवेकाधीन कोटे का खेल कुछ यूं खेला कि खुद बीडीए और सीडीए के नियम कानून भी तार तार हो गए। जजों को खुश करने की कोशिश का आलम यह था कि उनके बेटे बेटियों को भी निराश नहीं किया गया। सीडीए के अभिनव विडानासी प्रोजेक्ट एरिया सेक्टर 13 में ही प्लॉट नंबर 2B868 जस्टिस अशोक कुमार सामंतरे के बेटे दीपक कुमार सामंतरे के नाम है। सीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक दीपक ने 26 सितंबर 2007 को इस प्लॉट के लिए चिट्ठी लिखी और कनकवर्धन सिंहदेव ने एक भी दिन गंवाए बिना उसी दिन प्लॉट दे दिया। इसी तरह जस्टिस प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी के बेटे सरोज कुमार त्रिपाठी को भी कनकवर्धन सिंहदेव ने अपने विवेकाधीन कोटे से सेक्टर 11 में प्लॉट नंबर 4B1476 आवंटित कर दिया। यानी कुल मिलाकर अब तक के खुलासे में साफ हो चुका है कि हाई कोर्ट के 16 जजों को मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे का लाभ मिला। इसमें से कम 6 सिटिंग जज हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस के अलावा कुल 15 जज हैं। कोबरा पोस्ट के साथ प्रभंजन वर्मा, भुवनेश्वर कटक, IBN7। अब अगर राज्य सरकार के मंत्रियों के कोटे से सरकारी जमीनें जजों को और उनके बच्चों को मिले तो इसमें आखिर गलत क्या है? मुमकिन है ये आपके जहन में सवाल कौंध रहा हो। सवाल ये भी है कि ये मुद्दा तो नैतिकता का है, किसी कानून के उल्लंघन का नहीं है। जाहिर है जजों को किसी नेता से किसी भी तरह की कृपा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम आपको ये भी बताएं कि कई जजों ने अपने प्लॉट तय वक्त से पहले बाजार भाव में बेच दिए हैं, तो अगर हम आपको यह भी बताएं कि कई जजों ने सरकार से जमीनें अलॉट करवाने के बाद उसी सरकार को वो जमीन लौटाकर और जमीन के और बड़े टुकड़े अलॉट करवाए, तो क्या यह गैर कानूनी है? देखिए हमारी दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विवेकाधीन कोटे से अगर जरूरतमंदों की जगह रसूखदार और समाज के ताकतवर लोगों को प्लॉट दिए जाएं, तो ये अनैतिक है। लेकिन अगर एक परिवार को एक से ज्यादा प्लॉट मिल जाए, तय वक्त से पहले ही अगर ये जमीन का टुकड़ा सरकारी रेट से कहीं ज्यादा रुपयों में किसी को बेच दिया जाए, या एक प्लॉट मिलने के बाद उसे बदलकर दूसरी जगह पर ज्यादा बड़ा प्लॉट ले लिया जाए, तो ये न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। मगर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मंत्रियों ने जजों और उनके घर वालों के लिए ये सब भी बाखुशी किया। यकीन न हो तो ये केस देखिए। उड़ीसा हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस एल मोहापात्रा। पर्दाफाश के पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि जस्टिस मोहापात्रा ने प्लॉट मांगने के लिए अपने आधिकारिक लेटरहेड का इस्तेमाल किया था। शहरी विकास मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव ने 25 मई 2007 को अपने विवेकाधीन कोटे से उन्हें प्लॉट नंबर 113B1332 अलॉट भी कर दिया। अलॉटमेंट लेटर में लिखा था कि प्लॉट का इस्तेमाल सिर्फ रिहायशी जरूरत के लिए किया जाएगा। लेकिन साल 2010 14 दिसंबर को जस्टिस मोहापात्रा ने अपने लेटरहेड पर सीडीए को एक और चिट्ठी लिखी। IBN7 कोबरा पोस्ट के पास मौजूद इस चिट्ठी में जस्टिस मोहापात्रा ने सीडीए से प्लॉट बेचने की इजाजत मांगी। उनकी यह दरख्वास्त थी सीडीए ने मान ली, जबकि दूसरे कई आवंटियों को ये इजाजत नहीं दी गई। सीडीए के नियमों के मुताबिक आवंटित प्लॉट 4 साल के भीतर बेचा नहीं जा सकता। नियमों में साफ लिखा है कि ऐसा करने पर प्लॉट आवंटन रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन मामला एक हाईकोर्ट के जज का था, सो सीडीए ने इजाजत देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। गौर से देखिए जस्टिस एल मोहापात्रा की इस चिट्ठी को। प्लॉट का कब्जा लेने और उसे बेचने की इजाजत मिलने के बीच जरूरी 4 साल का फासला नहीं है।
लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जमीन ट्रांसफर करने यानी किसी और को बेचने के लिए सीडीए जस्टिस मोहपात्रा को सरकारी रेट बताता इससे पहले ही उन्होंने जमीन की डील कर डाली। IBN 7 और कोबरा पोस्ट के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि खुद मोहपात्रा ने 29 मार्च 2011 को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि सीडीए ने प्लॉट की कीमत 14,92,000 रुपए लगाई है, जबकि करीब 1.5 महीने पहले ही 14 फरवरी 2011 को दाखिल एक हलफनामे में खुद जस्टिस मोहपात्रा ने माना कि उन्होंने उसी प्लॉट के बदले किसी प्रदीप कुमार सेठी से 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं। आखिर सीडीए सरकारी रेट बताता इससे 1 महीने पहले ही जस्टिस मोहपात्रा ने डील कैसे कर ली। जिस प्लॉट की सरकारी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई थी, उसी सरकारी प्लॉट के जज साहब 1 करोड़ रुपए ले रहे थे। हम ये न भूलें कि मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे से उन्हें ये प्लॉट अपने इस्तेमाल के लिए दिया गया था। ये वो कोटा है जिसके बारे में समझदारी है कि उसके तहत जमीन के टुकड़े जरूरतमंदों को दिए जाएंगे या फिर ऐसे लोग जिनकी समाज में पहचान है लेकिन आर्थिक हैसियत नहीं है बाजार भाव पर जमीन खरीद पाने की। मजेदार बात यह है कि जस्टिस मोहपात्रा ने 29 मार्च 2011 को लिखी चिट्ठी में सीडीए से वाटर और सीवरेज चार्जेस में भी छूट मांगी। जस्टिस मोहपात्रा के मुताबिक उन्होंने प्लॉट का इस्तेमाल किया ही नहीं तो उन पर ये चार्जेस कैसे बनते हैं। हालांकि सीडीए के नियमों के मुताबिक प्लॉट का कब्जा लेने के बाद से ही वाटर और सीवरेज चार्जेस देना कानूनी हो जाता है। जस्टिस मोहपात्रा से जुड़ा एक और दस्तावेज दिलचस्प है। जुलाई 2006 को भरे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जस्टिस मोहपात्रा ने मकान निर्माण के लिए लिए गए एडवांस में छूट की मांग की, जो दिखाता है कि विवेकाधीन कोटे से मिले प्लॉट से पहले ही उनके पास एक प्लॉट था। कानून के मुताबिक जिसके पास एक प्लॉट पहले से ही हो वो दूसरे का हकदार नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है कि हर नियम कायदा आम आदमी के लिए है। जहां नवीन पटनायक सरकार के तहत सीडीए ने जस्टिस एल मोहपात्रा के लिए सारे नियम कानून ताक पर रख दिए, वहीं हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि दूसरे प्लॉट मालिकों को ये छूट नहीं दी गई। जाहिर है कानून की नजरों में भले ही हर शख्स बराबर हो, लेकिन नवीन पटनायक सरकार की नजरों में ऐसा नहीं है। प्लॉट आवंटन के लिए सीडीए ने कुछ शर्तें रखी हैं। आवंटन के वक्त हर प्लॉट मालिक को ये लिखित रूप में दी जाती हैं। इनके मुताबिक किसी भी सूरत में प्लॉट अलॉट होने के बाद उसे बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी भी दरख्वास्त को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन जरा देखिए, जजों के मामले में सीडीए आखिर कैसे अपने ही बनाए नियम भूल गया। IBN 7 कोबरा पोस्ट टीम के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी पूर्व चीफ जस्टिस गोपाल वल्लभ पटनायक को पहले विवेकाधीन कोटे से सेक्टर 9 में ही डी कैटेगरी का प्लॉट दिया गया था, लेकिन बाद में जस्टिस पटनायक ने इसके बदले कहीं बड़ा प्लॉट सेक्टर 11 में लिया। प्लॉट नंबर है 11-1B-22। उड़ीसा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राधाकृष्ण पात्रा की पत्नी लक्ष्मी पात्रा को 1998 में ही विवेकाधीन कोटे से डी कैटेगरी का प्लॉट आवंटित किया जा चुका था, लेकिन बाद में जस्टिस पात्रा ने इसे बदलकर सेक्टर 11 में बी कैटेगरी का प्लॉट 11-1B-23 आवंटित करवाया। ठीक ऐसे ही जस्टिस देवप्रिय मोहपात्रा को विज्ञापन के जरिए प्लॉट नंबर 10-3B-837 अलॉट हो चुका था, लेकिन बाद में इस प्लॉट के बदले कनकवर्धन सिंह देव ने उन्हें कॉर्नर का कहीं बड़ा प्लॉट नंबर 10-1B-1 अलॉट कर दिया। नियम होने के बावजूद जजों की पसंद का ख्याल रखा गया। जस्टिस प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी को पहले कटक के अभिनव बिडानासी प्रोजेक्ट में प्लॉट नंबर 10-3B-838 अलॉट किया गया था, लेकिन बाद में तत्कालीन मंत्री बीजेपी के समीर डे ने अपने विवेकाधीन कोटे से इस जमीन के बदले जस्टिस त्रिपाठी को प्लॉट नंबर 10-1B-2 अलॉट कर दिया। दिलचस्प ये है कि 1996 में जस्टिस त्रिपाठी को मंत्री के विवेकाधीन कोटे से भुवनेश्वर के कलिंग नगर प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम में प्लॉट नंबर K8A पहले ही आवंटित हो चुका था। सबसे दिलचस्प मामला जस्टिस बीपी दास से जुड़ा है। जस्टिस बीपी दास जज बनने से पहले उड़ीसा हाईकोर्ट में ही प्रैक्टिस किया करते थे। उस वक्त 1998 में उन्हें सी कैटेगरी का प्लॉट 2C13 आवंटित हुआ था, लेकिन जज बनने के कुछ समय बाद 9 फरवरी 2000 को उन्होंने प्लॉट बदलने की मांग की। मंत्री जी ने तुरंत नियम भूलकर सेक्टर 11 में जस्टिस बीपी दास को 5004 स्क्वायर फीट का कॉर्नर अपने विवेकाधीन कोटे से आवंटित कर दिया। प्लॉट बदलकर बड़ा प्लॉट लेने में जस्टिस MM दास और जस्टिस अरुण कुमार परिचा के नाम भी हैं। जस्टिस परिचा को 1998 में तत्कालीन मंत्री जगन्नाथ राउत के विवेकाधीन कोटे से 6GH1353D11 नंबर प्लॉट मिल चुका था, लेकिन बाद में जस्टिस परिचा ने यह जमीन तपस्विनी सतपति नाम की महिला को बेच दी। बाद में जस्टिस परिचा की पत्नी श्री परिचा ने तत्कालीन मंत्री कनकवर्धन सिंह देव को चिट्ठी लिखी कि उनके पास कटक में कोई जमीन नहीं है। सिंह देव ने अपने विवेकाधीन कोटे से जस्टिस परिचा को सेक्टर 10 में 6B1646 नंबर प्लॉट अलॉट कर दिया। ऐसे ही जस्टिस MM दास को उनका पहला प्लॉट बेचने की इजाजत देने के बाद सीडीए चेयरमैन कनकवर्धन सिंह देव ने सेक्टर 10 में एक बड़ा प्लॉट अलॉट कर दिया। कोबरा पोस्ट के साथ प्रभंजन वर्मा, कटक भुवनेश्वर, IBN 7।
और मेरे साथ ये पर्दाफाश करने वाले मेरे सहयोगी प्रभंजन वर्मा जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, हमने अभी तक जजों की बात की है, आगे हम नौकरशाहों की और मंत्रियों की और नेताओं की बात भी करेंगे, लेकिन जिन जजों के नाम आए हैं क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहने को तैयार हैं? हमने पहला पर्दाफाश पिछले साल नवंबर में किया था, ये दूसरा पर्दाफाश है। कुछ कहने को तैयार हैं ये जज? जी नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप, बल्कि हमने कोशिश अपने तरफ से की थी, लेकिन जज नॉर्मली इन मामलों में या किसी भी मामले में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें पिछली बार भी की थी, इस बार भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स हमें इस वक्त तक नहीं मिला है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से ये पूरा खेल खेला गया, उसमें हम जो मंत्री जिन्होंने ये डिस्क्रिशनरी कोटा से प्लॉट बांटे थे उनसे हमने ज़रूर बात की, और कहीं ना कहीं वो ये मानते भी हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें दी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा जो कॉन्साइंस है वो क्लियर है, हमने किसी क्विड प्रो को के तहत ये प्लॉट नहीं बांटे हैं और हमने कोई अनैतिक फ़ायदा नहीं उठाया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह से ये प्लॉट बांटे गए, चिट्ठी लिखी जाती है और चिट्ठी लिखते ही 24 घंटे के अंदर ये प्लॉट बांट दिए जाते हैं। ये सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा करता है कि आखिरकार नियम कानून जो हैं उससे हट के, उसको तोड़ते हुए आपने ये प्लॉट कैसे बांटे। और इस बात की जांच का भरोसा खुद नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ने दिलाया था, वो जांच कभी टेक ऑफ नहीं हुई, वो जांच कभी शुरू नहीं हुई, और अभी तक कोई जांच का ना तो शुरुआत हुई है ना कोई नतीजा आया है। यानी कि ये वही वो जुमला जो गडकरी साहब ने गढ़ा था येदियुरप्पा के लिए कर्नाटक के मामले में, कि उन्होंने जो कुछ किया वो इमोरल हो सकता है, अनैतिक हो सकता है, गैर कानूनी, इलीगल नहीं है। वही बात उड़ीसा में भी दोहराई जा रही। हम बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को, लेकिन एक तरह से अगर हम देखें तो कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो न सिर्फ अनैतिक हैं बल्कि गैर कानूनी भी हैं। आप नियमों के तहत, कानून के तहत ऐसा नहीं कर सकते जो मंत्रियों ने किया है। क्या सिर्फ इस डर से कि क्या जजों ने क्योंकि चिट्ठी लिखी है या उनके बच्चों ने चिट्ठी लिखी है तो आप उनको फेवर पहुंचाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। या किसी और महत्वपूर्ण आदमी ने चिट्ठी लिखी है और उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कानून तोड़ने को भी तैयार हो गए हैं? 4 साल के अंदर कोई प्लॉट अगर आपको डिस्क्रिशनरी कोटा के अंदर मिला भी है तो आप बेच नहीं सकते। ऐसा भी जजों ने किया और उनको अलाउ किया गया सीडीए के द्वारा। आखिर क्यों? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी अगर जांच की जाए तो सीडीए और बीडीए के अलावा जो तत्कालीन उस समय जो मंत्री हुआ करते थे, शहरी विकास मंत्री, वो भी जांच के घेरे में आएंगे और बुरी तरह फंसेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यही वजह है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे बीजेडी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी के मंत्री और सभी के नेता डिस्क्रिशनरी कोटा देने वाले और लेने वालों में शामिल हैं। तो क्या ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल क्लास का नेता हो वो जांच करवाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जो बात प्रभंजन कह रहे हैं, मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे का फायदा सिर्फ जजों को नहीं मिला, नेता और नौकरशाहों ने भी मलाई काटी। पर्दाफाश के पहले एपिसोड में हमने आपके सामने 2 मंत्री और 28 नौकरशाहों के नाम रखे थे जिन्होंने मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे का फायदा उठाकर प्लॉट हथियाए। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई तो पिटारे से कई और बड़े नाम निकले। नेताओं ने राजनीतिक मतभेद को तिलांजलि देकर जमीनें पाई। क्या बीजेपी, क्या बीजेडी और क्या कांग्रेस, सबके सब जमीन के लालच में बह गए। और यही हाल अहम पदों पर बैठे आईएएस अफसरों का भी रहा। नवीन पटनायक के मंत्रियों ने अगर जजों और उनके बच्चों को इच्छा अनुसार प्लॉट दिए तो अपने साथी मंत्रियों को कैसे मना करते? कानून और नैतिकता का मजाक बनाते हुए उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय के विवेकाधीन कोटे से जमकर मलाई काटी और बांटी। 1 या 2 नहीं, कई प्लॉट हथिया लिए। जरा गौर कीजिए उनके कारनामों पर। मनमोहन समल, पूर्व मंत्री, बीजेपी बीजेडी की साझा सरकार में रेवेन्यू मंत्री। घर के गेट पर भ्रष्टाचार उन्मूलन का संदेश चिपकाना पसंद करते हैं, लेकिन समल को यह मकान नंबर 256 अपने साथी शहरी विकास मंत्री समीर डे के विवेकाधीन कोटे से भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारामूडा हाउसिंग स्कीम में अलॉट हुआ। ये मकान समल और उनकी पत्नी प्रणति समल के नाम है। प्रणति समल के नाम से भुवनेश्वर के पुनामा गेट एरिया में 5560 स्क्वायर फीट का एक और प्लॉट मनमोहन समल ने हथियाया। बिंबाधर कुंवर, पूर्व मंत्री, भुवनेश्वर के पौष इलाके प्राची एनक्लेव में एमआईजी प्लॉट नंबर 180 पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री बिंबाधर कुंवर को आवंटित हुआ। ये प्लॉट भी समीर डे ने अपने विवेकाधीन कोटे से कुंवर को दिया। वैसे कुंवर ने समीर डे के विवेकाधीन कोटे से अपनी पत्नी खिराबड़ी तन्या कुंवर के नाम उदयगिरी विहार में एक और प्लॉट एमआईजी नंबर 125 लिया। कुंवर ने अपने प्रॉपर्टी रिटर्न में प्राची एनक्लेव वाला प्लॉट दिखाया भी नहीं।
जुएल ओराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री। केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम को भी समीर डे के विवेकाधीन कोटे से लुम्बिनी विहार में एचआईजी प्लॉट नंबर 114 मिला। एचआईजी प्लॉट मिलने के बाद भी नेताजी ने सामने के पार्क का एक हिस्सा पार्किंग के लिए हथियाने में कोताही नहीं की। नयन किशोर मोहंती, नेता बीजेपी। उड़ीसा बीजेपी के प्रवक्ता नयन किशोर मोहंती को भी समीर डे के विवेकाधीन कोटे से कलिंग नगर प्लॉटेड स्कीम में प्लॉट नंबर K9B 375 अलॉट किया गया। निवेदिता प्रधान, पूर्व मेयर कटक। कटक की पूर्व मेयर निवेदिता प्रधान ने भी अपनी पार्टी के मंत्री कनकवर्धन सिंह देव से एक प्लॉट लिया। इम्तियाज अहमद, पूर्व मंत्री के बेटे। प्लॉट की रेवड़ी सिर्फ बीजेपी नेताओं तक ही सीमित नहीं रही। विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के भूपिंदर सिंह कांग्रेस सरकार में शहरी विकास मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने अपने विवेकाधीन कोटे का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्ताफिज अहमद के बेटे इम्तियाज अहमद को सीडीए में प्लॉट नंबर 83C678 अलॉट किया। प्रवत रंजन बिस्वाल, बीजेडी विधायक। लक्ष्मी विलासनी बिस्वाल, रंजन की पत्नी। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्लॉट हथिया रहे थे तो सत्तारूढ़ बीजेडी के नेता कैसे पीछे रहते। बीजेडी के विधायक प्रवत रंजन बिस्वाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी विलासनी बिस्वाल को विवेकाधीन कोटे से 2 प्लॉट मिले, सीडीए सेक्टर 7 में E88 और E89। बाद में भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोखरीपुट हाउसिंग स्कीम में एक एचआईजी प्लॉट भी बिस्वाल को मिला। मकान नंबर है HID 48। वैसे हम बता दें कि बिस्वाल और उनकी पत्नी ने अपने पहले के 2 प्लॉट बेच भी डाले। आम आदमी के अधिकार पर कब्जा करने वाले इन नेताओं के पास अब IBN-7 और कोबरा पोस्ट के सवालों का जवाब नहीं है। वैसे विवेकाधीन कोटे के इस भ्रष्ट खेल में संपूर्ण समाजवाद देखा जा सकता है। जज और नेता जब करोड़ों की जमीन के मालिक बन रहे थे तो उनको कानून की बारीकियां और कमियां बताने वाले नौकरशाह कैसे पीछे रहते, उनकी झोली भी भरी। उड़ीसा के पुलिस महानिदेशक मनमोहन प्रहराज को मंत्री के विवेकाधीन कोटे से एक बड़ा प्लॉट 6GH927C3 मिला। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तरुण कांति मिश्रा की पत्नी सुनंदा मिश्रा को सीडीए के अभिनव बिडानासी परियोजना में प्लॉट नंबर 6GH1150C33 मंत्री के विवेकाधीन कोटे से ही मिला। यहाँ हम ये भी बता दें कि उड़ीसा के मुख्य सचिव IAS विजय पटनायक और विशेष सचिव UN बेहरा को उड़ीसा सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से 5400 स्क्वायर फीट और 4125 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिला है। ये डिपार्टमेंट सीधे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के तहत आता है। दोनों के पास भुवनेश्वर में दूसरे प्लॉट भी हैं। देखा आपने कैसे उड़ीसा की राजधानी में सालों से जमीन की बंदरबांट का खेल बेधड़क चल रहा है। मंत्रियों ने जमीनें बांटी और मकान खड़े किए नेता, नौकरशाह और जजों ने। वो जमीन जो जरूरतमंदों को दी जानी थी, जिन पर जरूरतमंदों, गरीबों, विधवाओं का हक था, उस पर हक जमाया दूसरों ने और पटनायक सरकार चुपचाप सब कुछ देखती रही, किसी ने चूं तक नहीं की। कोबरा पोस्ट के साथ प्रभंजन वर्मा, कटक, भुवनेश्वर, IBN-7। वैसे कानून के जानकार मानते हैं कि विवेकाधीन कोटे का खेल भ्रष्टाचार को जन्म देता है। जजों को सीधे मंत्रियों के कोटे से जमीन नहीं लेनी चाहिए, वरना मंत्री और नेता भी जजों से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। उधर अपने कोटे से जजों और साथी नेताओं को प्लॉट बांटने वाले पूर्व मंत्री कनकवर्धन सिंह देव का दावा है कि विवेकाधीन कोटे का इस्तेमाल करते वक्त उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। उड़ीसा में चल रहे विवेकाधीन कोटे का सच आपके सामने है। मंत्री एक हाथ से जजों को प्लॉट बांटते रहे और जज और उनके बच्चों ने प्लॉट लेने में कोई कोताही नहीं बरती। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज SN ढींगरा के मुताबिक यह मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है और ऐसे आवंटनों को तुरंत निरस्त करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन असल में बनी इसलिए है कि अन्याय ना हो, किसी के साथ किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ चल कर के आप चलो तो अन्याय ना हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन बनी। लेकिन दुरुपयोग हो रहा है और गैर कानूनी अगर ढंग से डिस्क्रिप्शन की है तो उसको निरस्त किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके लिए आप फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन घूम फिर करके आप वहीं जाएंगे, उन्हीं हाई कोर्ट जजों के पास जाएंगे डिस्क्रिप्शन को निरस्त कराने के लिए जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन मिली है। जानकारों के मुताबिक उड़ीसा में मंत्रियों के कोटे से अफसरों और जजों को मिलती जमीन ने न्यायपालिका की साख गिराई है। उनका साफ कहना है कि जजों को अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन पर कोई भी उंगली न उठा सके।
उन्हें ऐसे किसी भी केस की सुनवाई तक नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रभावित पक्ष का सीधे तौर पर उनसे किसी तरह का नाता हो। तो ये हमारे जुडिशियल एथिक्स का पार्ट है कि अगर आप किसी के साथ सहयोगी रहे हैं या किसी के साथ आपके ऐसे संबंध हैं या लेन देन है तो आप उस केस नहीं सुन सकते। If you have no classification, no guideline, no criterion, it runs amok. Greater is the discretion, greater is the chance of being misused. Whereas judges and executives are trained in saying, greater the realm of power, greater should be the caution. उधर अपने विवेकाधीन कोटे से प्लॉट की बंदरबांट करने वाले बीजेपी के पूर्व शहरी विकास मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव तमाम सबूतों के बावजूद खुद को पाक साफ करार देते हैं। सिंहदेव के मुताबिक उन्होंने किसी से फायदा उठाने के लिए अपने विवेकाधीन कोटे से प्लॉट नहीं दिए। I'll only say that whatever allotments were made by me to whoever was never done with a quid pro quo. It was never to get a favor in return. Whatever I have done, my conscience is very, very clear. जाहिर है सवाल सिर्फ नियम कानून का नहीं बल्कि नैतिकता का भी है। कोबरा पोस्ट के साथ प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7। अब सबके अपने तर्क हैं, सबकी अपनी सफाई भी है प्रबंधन, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब पहला पर्दाफाश किया था नवंबर 2011 में, उसके फौरन बाद सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विवेकाधीन कोटे को खत्म करने की बात कही थी, साथ ही साथ जांच भी होनी थी। जांच शुरू भी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं संदीप, जो बात कही थी नवीन पटनायक ने वो सिर्फ बात ही कही थी, कोई जांच शुरू नहीं हुई। और सिर्फ क्योंकि विधानसभा का सत्र था और उससे पहले विवेकाधीन कोटे का खुलासा जो IBN 7 ने किया था, उसके बाद से एक हंगामा मचा हुआ था उड़ीसा में, तो उन्होंने ये बयान दिया कि डिस्क्रिशनरी कोटा अब से लागू नहीं होगा शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से या फिर CDA या भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन एक कमेटी बना दी गई थी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कि वो अब से डिस्क्रिशन का फैसला करेंगे। तो एक पाले से गेंद उठा के दूसरे पाले में डाल गई थी, लेकिन जो जांच का वायदा उन्होंने किया था वो कहीं आगे नहीं बढ़ा। और यानी कि हमें ये नहीं, एक आम आदमी को ये नहीं पता लग पाएगा कि ये गलत था या सही था। कनकवर्धन सिंह देव कुछ कह रहे हैं कि मेरी तो नीयत साफ थी। अब नीयत पर तो जब तक जांच नहीं होगी नहीं पता लग सकता ना, आप सीधा नहीं कह सकते आप गलत हैं या सही। तो ये नहीं क्या हमें पता लग पाएगा कि गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल हुआ है अपने अधिकारों का, इस विवेकाधीन कोटे का? ये कब पता लग पाएगा या पता ही नहीं लग पाएगा? देखिए संदीप, खेल बिल्कुल खुला हुआ है, ये सारे कागजात अब बाहर आ चुके हैं और तमाम पार्टियों के जो शहरी विकास मंत्री रहे हैं, जब जब उनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने विवेकाधीन कोटे से जमकर प्लॉट बांटे हैं, इसमें अब कोई शक या शुबा नहीं है। सवाल यह है कि जांच होगी क्या? जांच नहीं होगी। जांच नहीं होगी उसकी वजह यह है कि नवीन पटनायक खुद जानते हैं कि अगर ये जांच की जाएगी तो न सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस बल्कि उनकी पार्टी के भी जो पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री रहे हैं उनके नाम भी सामने आएंगे और बड़े पैमाने पर यह पूरा खेल हुआ है। कुल मिलाकर तमाम लिटिगेशन के मामले इसमें होंगे और अगर इस पर जांच होती है और ये सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं तो आपको एक्शन लेना होगा, और एक्शन लेना होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने इन्फ्लुएंशियल लोगों पे और कम से कम भी तो 500 से ज्यादा लोगों पर आपको एक्शन लेना होगा। क्या ये संभव है? मुझे लगता है कि इसी से बचने की तैयारी है कि जांच अभी तक कमीशन ही नहीं की गई है और एक का लॉलीपॉप थमाते हुए कह दिया गया है कि अब से डिस्क्रिशन जो है लागू नहीं किया जाएगा। हमने नेताओं की बात की, हमने नौकरशाहों की बात की, हमने जजों की बात की प्रबंधन, लेकिन एक तबके को भूल गए, पत्रकारों को। पत्रकारों ने भी बेजा इस्तेमाल किया इस विवेकाधीन कोटे का। उन्होंने भी प्लॉट्स आवंटित अपने नाम पर कराए। जब ये रिपोर्ट कर रहे थे, पर्दाफाश कर रहे थे, आपको तो प्लॉट नहीं दिया गया? किसी ने कहा हो कि भाई ये प्लॉट ले लो, छोड़ दो, खबर दबा दो? नहीं, बिल्कुल संदीप, देखिए ऐसा नहीं है कि पत्रकारों का नाम इसमें नहीं है, बल्कि पर्दाफाश पार्ट 1 जब हमने दिखाया था, पहली बार जब हमने ये खुलासा किया था तो हमने ये कहा भी था कि कई पत्रकारों के नाम हैं। अंतर मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जज या नेता या नौकरशाह की जब हम बात करते हैं तो उनके पास तमाम डिस्क्रिप्शन होते हैं जो एक पत्रकार के पास नहीं होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कई पत्रकारों को भी डिस्क्रिप्शनरी कोटा के तहत प्लॉट मिले हैं और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे खुलासे में, बल्कि असेंबली में जब हमारे पहले खुलासे के बाद ये सवाल उठा था तो सरकार ने पूरी लिस्ट जारी की थी और उसमें कई जो जर्नलिस्ट हैं, खास करके उड़ीसा में काम करने वाले, उनमें से कईयों के नाम है। इसमें कोई शक नहीं है या कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन सवाल इस कोटे का बेजा इस्तेमाल तमाम लोगों ने किया है, जैसा प्रबंधन ने पर्दाफाश किया है, चाहे वो नेता हों, चाहे नौकरशाह हों, चाहे जज हों या पत्रकार भी
क्यों ना हो। पत्रकारों ने भी इसका बेजा इस्तेमाल किया है। अब नजर हेडलाइंस पर।